हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को मैग्नेट फेज क्लासेस दरभंगा में। और सबसे पहले आज नवरात्रि के दुर्गा पूजा का दूसरा दिन है। आप सभी को जय माता दी। और चलिए, आज हम आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में। और हम आज आखिरी लेक्चर इसको हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं खत्म होता है कि नहीं होता है। हो जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर पड़े हुए थे, थोड़ा सा बचा हुआ था। ट्रांसफार्मर जो आज इसको खत्म करेंगे, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि वो करंट और वोल्टेज को क्या करता है जी, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। हाई से लो, लो से हाई में कन्वर्ट करता है। हमने बताया था कि ये डीसी के साथ में इसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता। डीसी के साथ में ये काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एसी के साथ में काम करता है। हमने कहा था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसके प्रिंसिपल पे आधार पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। एक बच्चा ने कहा कि सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस तो ईएमआई का पार्ट है ना। किसका पार्ट है? ईएमआई का। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था? किसी एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसी दूसरे कॉइल के वजह से, तो ये इंडक्शन हुआ ना जी। ईएमआई है ये भी, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ पार्ट ऑफ द ईएमआई, यस और नो। तो इसलिए हम कहते हैं दोनों बात सही है, कहीं से कोई गलत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है, वही आप कह सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। हमने कहा था कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, एक होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल होता है। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होता है। चलिए इस कॉइल को हम ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं कुछ ही क्षण में आपको। गाइस तो आ गए हम पिक्चर के साथ में। ये देखिए जी, ये है आपका ट्रांसफार्मर। ऐसा ही होता है ट्रांसफार्मर। देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है, इसमें ये जो देख रहे हैं बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये बॉक्स जो बना होता है ना, ये देखा होगा आपने। ये ऊपर से उसको ये लैमिनेटेड कोर होता है जो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किससे बना होता है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट समझते हो ना, थोड़ा चिकनापन आयरन का बना होता है सॉफ्ट आयरन। इसमें दो क्वाइल होते हैं, एक होता है प्राइमरी क्वाइल और दूसरा होता है सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी क्वाइल से जो है इसमें इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, तो इनपुट करंट भी निकलेगा यहाँ से, आईपी। अरे है ना जी, दिया जाएगा। और इसमें क्या है जी, आपका आउटपुट वोल्टेज निकलता है। इसमें आउटपुट करंट भी कह सकते हैं इसको, आउटपुट करंट। जैसे कि मान लो कभी जो है हाई वोल्टेज आया, 36,000 वोल्ट आया, 11,000 वोल्ट आया, ऐसे समझो बात को। देखा होगा आपने 11,000 वोल्ट का जो गया है उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्या हमारे घरों में? नहीं होगा। अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए फिर आगे लग जाएगा, शॉर्ट लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाई वोल्टेज है, हमारे घर में सप्लाई चाहिए हमको 220 वोल्ट। कितना चाहिए? और वो 11,000 वोल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है क्या? तो ये दिक्कत हो जाएगी हमारे घर में, जो है सो इलेक्ट्रिक ये शॉक लग सकती है, आग लग जाएगी। इसलिए डायरेक्ट कभी गलती से भी 11,000 से कनेक्ट मत कर देना। जैसे देखो, नॉलेज के अभाव होने से क्या करता है ना, लोग कुछ भी कर देता है। जैसे तुम्हें खेत पटाना है मान लो, तुमको दिख रहा है 11,000 का वायर जा रहा है, तुम क्या करेगा? तुमको लगेगा कि भाई डायरेक्ट 11,000 में कुंडी लटका देते हैं। गलती से ऐसा मत करना, तुम मोटर के साथ में तुम भी जल जाओगे। कोई वो 11,000 100 वाट उड़ जाएगा, बल्ब उड़ जाएगा तो तुम्हारा आंख फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसफार्मर की। किसकी जी? क्योंकि ट्रांसफार्मर का ही काम है हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करना। अच्छा आप देखे होंगे जिसका एक उदाहरण मैं और भी एक दो बता देता हूँ आपको। डीजे चलाने के लिए आता है ना डीजे वाला, तो देखे होंगे एक स्टेबलाइजर लेके आता है, देखे हैं स्टेबलाइजर? क्या करता है वो? उसको वोल्टेज सही से नहीं मिल रहा, उसको क्या करता है, स्टेबलाइजर को बढ़ा देता है कि नहीं जी? 200 पे है तो उसको 400 पे कर दिया मान, है कि नहीं? जैसे कि उसको प्रॉपर वोल्टेज मिल जाता है और वो अपना डीजे बजा के चल जाता है।
हाँ है ना। तो वो स्टेबलाइजर भी एक ट्रांसफार्मर है ना। वो सब पढ़ेंगे हम। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हाई देखिए यहाँ पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है। मान लो इनपुट इधर में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दे दिया तुमने। इनपुट क्या दिया? निकला क्या अपने को? हमको हाई दिया है तुमने ना। इधर क्या चाहिए अपने को? लो चाहिए, कम में चाहिए। जैसे कि हमको जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पावर हाउस से, वो 11,000 वोल्ट का आ रहा है, 36,000 वोल्ट, 36,000 वोल्ट का आ रहा है, नहीं आ रहा है। पर हमको चाहिए 220 वोल्ट। क्या चाहिए हमको? तो सेकेंडरी क्या देगा अपने को? आउटपुट। क्या देगा अपने को? आउटपुट देगा। तो ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट। समझ में आ गई बातें? ध्यान रखें। या फिर हमारे पास कम वोल्टेज है, वोल्टेज कम है, 220 है, लेकिन हमको 400 चाहिए। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट में हो गया ESC। चलेगा। तो ये जो कोर है बना हुआ, इसको कहते हैं लैमिनेटेड कोर। ऊपर से बना हुआ दो क्वाइल है, प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं उसको। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ है ही नहीं इसमें, बस हो गया। और ये जो क्वाइल है, ये इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे बना दिया। किसी ने कहा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद है म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने ऐसे ही डायग्राम बनाया था। म्यूचुअल इंडक्शन में ऐसे डायग्राम बनाया था ना। प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल। पहला क्वाइल में जो करंट इंड्यूस्ड होगा दूसरे क्वाइल के फ्लक्स चेंज होने से, और दूसरा क्वाइल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा पहले क्वाइल के फ्लक्स चेंज होने से। पढ़े थे ना। ये था हमारा ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ये हो गया प्राइमरी सर्किट, ये हो गया आपका सेकेंडरी सर्किट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द ट्रांसफार्मर। देखिए जी, लैमिनेटेड कोर इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन। देखो जी, लैमिनेटेड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर भी क्वेश्चन नहीं है ऑब्जेक्टिव में। हाँ देखिए, लिखो ना पॉइंट करके, लैमिनेटेड कोर इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट आयरन। लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन। लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड फ्रॉम, laminated core of transformer is made from soft iron। मेड फ्रॉम सॉफ्ट आयरन। किससे बना होता है? सॉफ्ट आयरन से बना होता है। अच्छा, ये AC सर्किट है, तो जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में होगा वही फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आउटपुट में होगा। कोई फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज होगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये AC है। क्या ये AC है? DC में तो फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है। अच्छा, इसको मैं मिटा दूं, डायग्राम मिटा दूं। चलिए, देखो जी, if the primary coil having number of turn NP, प्राइमरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न है? NP है। एंड सेकेंडरी कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न क्या है? NS है। NS है। देन ध्यान से सुनिएगा। देन आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, that is equals to the number of turn in secondary coil to the number of turn in the primary coil, equal to K हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो।
ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। हाँ, वोल्टेज, वोल्टेज इन प्राइमरी सर्किट है ना। हाँ, आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल टू द इन अप्लाइड वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। अंडरस्टैंड? देखो रे, नीचे लिखना आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या था जी? आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर ये होता है जिसमें इनपुट पावर जो है किसके इक्वल हो जाता है? आउटपुट पावर के इक्वल हो जाए। इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर। इनपुट पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा? आउटपुट पावर हो जाए तो ये क्या जाएगा? आइडियल ट्रांसफार्मर। P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट। इनपुट पावर हम जानते हैं वोल्टेज इंटू करंट होता है पावर, तो हो जाएगा EP IP दैट इज इक्वल टू ES IS। ES IS हो जाएगा। तो यहां से एक रिजल्ट आ गया ES बाई EP इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, ये किसके इक्वल आ गया? IP बाई IS। IP बाई IS हो गया, नहीं हुआ क्या? देखो ना, EP IP इक्वल टू क्या हो गया? ES IS। व्हाट इज EP? अप्लाइड वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल एंड अप्लाइड करंट इन द प्राइमरी कॉइल, obtain voltage in secondary coil and obtain current in the secondary coil. So EP equals to ES IS. So what is the ES by EP? ES by EP equals to IP by IS. So this is the, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? That is the number of turn in secondary coil by number of turn in primary coil। ऊपर के डायग्राम से, ऊपर से इक्वेशन से नहीं आया क्या? अरे बोल, that is equals to क्या आ गया? K। That is also known as the ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या कहते हैं इसको? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो कुछ भी अगर निकालने के लिए दिया हुआ है, सपोज अगर दिया हुआ है अपने को करंट का रेशियो दिया हुआ है और इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है और आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अरे बोलना, अगर आपने को दिया हुआ है, मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स द नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल and you know the suppose the applied voltage and you want to calculate the secondary coil the voltage, so the ES by EP equals to how much? This is the NS by NP, yes or no? So you can easily calculate the ES here। okay, बात समझ में आ रही है? So you can determine this easily। so transformer ratio, what is the transformer ratio? The definition of the transformer ratio is it is the ratio of the voltage obtained in the secondary coil to the voltage obtained in applied voltage in the primary coil, that is equal to the number of turn in the secondary coil to the number of turn of the primary coil। okay, that is also equals to the applied current in the primary coil to the obtained current in the secondary coil। definition लिखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा इस बात का। ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। तो क्या बोला हमने? ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है? it is the ratio of voltage obtained in the secondary coil to the voltage obtained in the primary coil, that is equals to the number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil। ये रिजल्ट याद रखना, ES by EP equals to NS by NP, that is equals to क्या? IP by IS। या तो डेफिनेशन रट्टा मारने की आवश्यकता है ही नहीं। ES क्या? ES that is the voltage obtained in secondary coil, अरे बोल रहा आउटपुट वोल्टेज, एंड व्हाट इज EP? अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड करंट इन द प्राइमरी कॉइल IP बाय IS। यस और नो? क्लियर बड़ी बात है। दिस इज द ट्रांसफार्मर रेशियो। आइडियल ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? जिसका इनपुट पावर किसके इक्वल होता है? आउटपुट पावर के इक्वल होता है। EP IP इक्वल टू क्या हो गया? ES IS। यस, ओके। Given the types of transformer quickly, लिखे नहीं हो क्या इसको? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं गाइस, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा बताओ, हम जानते हैं EP क्या है?
इनपुट इनपुट वोल्टेज है, और ईएस क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। गौर से सुनिएगा, इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, इनपुट इनपुट कम है अपने पास में और आउटपुट ज्यादा है, मतलब क्या, अपने पास में इनपुट वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज कम था, हमको चाहिए क्या, ज्यादा। तो ट्रांसफार्मर को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, मतलब कि उसके वॉल्यूम बढ़ाने पड़ेंगे घटाने पड़ेंगे, बढ़ाना पड़ेगा। इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं इसको, बढ़ा दिया थोड़ा सा, मतलब कि इनपुट वोल्टेज कम है आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है। तो यदि लिखो जी, इफ ES is greater than EP, ES is greater than EP, that is the NS is also greater than NP, greater than NP, and K value is greater than 1, known as step up transformer, step up transformer. It means the low voltage is converted into high voltage, low voltage is changes into high voltage, low volt को हमने क्या कर दिया, हाई वोल्ट में चेंज कर दिया, उसको क्या कहते हैं जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बताया तो हमने, अच्छा दिखा देते हैं, चलो ठीक। लो वोल्टेज is converted into low voltage is converted into high voltage, लो वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई वोल्ट में कन्वर्ट होता है, इसके हम इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, if voltage of primary circuit is the greater than ES, yes or no, मतलब कि वो देखा जाए कि इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम चाहिए ना, इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, मतलब क्या, हाई वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो गया, लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया। यानी कि बोल सकते हैं NP इज ग्रेटर देन NS एंड K का वैल्यू है लेस देन 1 आ गया, known as step down transformer। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, डाउन ट्रांसफार्मर। याद रहेगा ना, अच्छा देखो याद रखना उसको। तो हमारे ये जो आसपास में लगा हुआ है कौन सा ट्रांसफार्मर है, बताओ जरा, आसपास मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, क्या ये स्टेप डाउन है ना, हाई वोल्टेज इनपुट था, हमको चाहिए था लो में, तो क्या हो गया, ये स्टेप डाउन हो गया। हमारे घर में जो टीवी के पास में लगा हुआ स्टेबलाइजर हो स्टेप अप है ना जी, लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाई वोल्टेज में, हो गया स्टेप अप ट्रांसफर। चलेगा, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। ओके, देखो जहां पे वेयर ES क्या है जी, आउटपुट वोल्टेज लिख दिया हमने ऑलरेडी आपका पहले सर्किट डायग्राम में। ES क्या है, आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। EP क्या है, इनपुट वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। IP क्या है जी, इनपुट वोल्टेज को कहते हैं हम लोग अप्लाइड वोल्टेज, क्या कहते हैं इसको, है ना जी, इसी को हम लोग कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज। IP क्या है, इनपुट करेंट। IS क्या है,
आउटपुट करें। समझ गए भैया? हेडिंग दो जल्दी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। मिटा दो इसको। स्टेप डाउन स्टेप अप हो गया। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है? ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है? देखो रे, आउटपुट पावर। क्या जी? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? इनपुट पावर। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू क्या हो गया? 100%। यानी कि बोला जाए तो ESIS बाय EPIP इनटू क्या हो गया? 100। दैट इज नोन एज द एफिशिएंसी। एक ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है। अच्छा ट्रांसफार्मर का 90 टू 100% एफिशिएंसी होता है। 90 टू 100% एफिशिएंसी होता है। मतलब कि 10% का गैप रहता है। 100% तो पूरा पूरा नहीं होता, पर ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है वही 90 टू 98% होता है। तो सर 2% कहां पे लॉस हो गया? लॉस कहां पे होता है? तो लॉस ट्रांसफार्मर में लॉस भी आता है, जहां से क्वेश्चन आता है। आते हैं बस कुछ आपको जल्दी से। Given the losses in transformer. लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। पहला लॉस क्या होता है जी? पहला लॉस होता है कॉपर लॉस। पहला क्या होता है? पहला होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? कॉपर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस। किसके वजह से होता है जी? रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल। क्वाइल जो होता है वो कॉपर का बना होता है। किससे बना होता है? तो इसमें रेजिस्टेंस है तो पावर बराबर क्या होता है? I²R। I²। तो लॉस हो गया I²R, जो कॉपर के रेजिस्टेंस के वजह से उसमें लॉस होगा। दूसरा है एडी करंट लॉस। क्या होगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा मेटल बॉक्स में रखा हुआ है क्वाइल, है या नहीं है? तो एक लोकल करंट जनरेट होगा वहां पे, जिसमें क्या होगा जी? कुछ लॉस होगा। इसको कहते हैं एडी करंट लॉस। क्या कहते हैं इसको? एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉसेस इन कोर। कहां पे जी? कोर में। एडी करंट लॉसेस इन कोर। तीसरा है, अच्छा, ये मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो डीमैग्नेटाइज होता है। क्या होता है? डीमैग्नेटाइज होता है, जिस वजह से क्या हो जाता है जी इसमें? तो ये हिस्ट्रेसिस लॉस भी करता है। क्या करता है जी? हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस। पांचवा जो है, इसमें क्या होता है जी? फ्लक्स लीकेज होता है। क्या होता है? फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज ड्यू टू पुअर लिंकिंग। अगर सही से कॉइल कनेक्टेड नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है पुअर लिंकिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पुअर लिंकिंग के वजह से सही से कनेक्टेड नहीं है ना कॉइल, इस वजह से क्या होगा? फ्लक्स लीकेज हो सकता है।
ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पे होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए? पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। एक होता है और ये होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर जो रेडियोग्राफी में यूज किया जाता है, टेलीविजन में, रेडियो में, टेलीफोन में भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है कि नहीं? जो ऑडियो को ट्रांसफर करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफार्मर का और भी यूज होता है इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। रेजोनेंस में हमने देखा था, इम्पिडेंस मैचिंग पढ़े थे हम लोगों ने आरएलसी सर्किट में, आरसी सर्किट में, आरएल सर्किट में। इम्पिडेंस मैचिंग के लिए भी इसका जो है यूज किया जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स होता है, बना दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नया चैप्टर के साथ में जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। क्या जी? रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अपन, और आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए मिलते हैं अपन अगले करीब में। आज के लिए ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।